यह आपकी टॉर्ट्स लॉ की जो है अपकृत विधि की क्लास है। ये अपकृत विधि की आपकी जो है क्लास 3 होने वाली है, क्योंकि आपका जो हमने क्लास आपका 1 और 2 हमने करवा दिया, उसमें आपका जो है कुछ तत्व, परिभाषाएं और ये सारी चीज़ों को करवाया था। आज आपका जो है एक मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका मान हानि है। तो मान हानि की अगर जो बात करें तो इसका मान हानि जो है आपका इसके शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है। मान हानि अगर जो आपका बना इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, मान प्लस हानि। ठीक है, मान मतलब क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ है अगर जो उसका मान मतलब होता है सम्मान। ठीक है, सम्मान, सम्मान की अगर जो आपकी हानि होती है तो वहां पे क्या होता है, मान हानि होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज में अगर जो आपके वहां पे सम्मान की, प्रतिष्ठा की हानि होती है तो वही आपका मान हानि होती है। मान हानि को जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 499 में बताया गया है। मान हानि का अगर जो आप मतलब रखोगे ना तो मतलब जैसे सम्मान कह सकते हो, प्रतिष्ठा कह सकते हो। जो आपकी प्रतिष्ठा होती है, जो प्रतिष्ठा होती है वो हम लोग जो है अपने समाज में सबसे बड़ी, आप हमारी जो संपत्ति की बात करें तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है प्रतिष्ठा। क्योंकि कहते हैं कि जो दौलत को बार बार कमाया जा सकता है लेकिन प्रतिष्ठा को एक बार कमाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठा की अगर जो हानि होती है तो वहां पे मान हानि होता है। सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाई से ये दंडनीय माना जाता है। प्रतिष्ठा जो होती है वो सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाई से इसे दंडनीय माना जाता है। अब सिविल और आपराधिक कार्रवाई आप लोग जानते हैं। देखो आपराधिक कार्रवाई क्या होता है, वहां पे आपको सजा मिलती है। सिविल में क्या होता है, सिविल में आपको वहां पे जुर्माना की चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका होता है ये सबसे बड़ी संपत्ति। ठीक है, तो इसकी अगर जो हानि होती है किसी के शब्दों के द्वारा, किसी के लिखित के द्वारा, किसी के मतलब कैसे भी करके अगर जो वहां पे हानि होती है तो वहां पे मान हानि होता है। ठीक है, अगर आप जो यहाँ पे परिभाषा की अगर बात करते हैं तो आपके विनफील्ड जो थे, विनफील्ड आपके एक वो कानून के जानकार थे, कानून के जो ज्ञाता थे। उन्होंने जो है विनफील्ड ने इसकी परिभाषा क्या दी उसको हम यहाँ पे समझते हैं। मान हानि किसी व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित ऐसे कथन है, प्रकाशित मतलब जो आपके जो लिखे गए हों, छापे गए हों या फिर किसी भी तरह से उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया हो, ऐसे प्रकाशित कथन है जिससे समाज की दृष्टि में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है एवं लोग उसे घृणा करने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं, मान हानि कहते हैं। ऐसी एक चीज जो एक व्यक्ति के समाज में उसकी जो है प्रतिष्ठा गिर जाती है और लोग उससे घृणा करते हैं, उसे हम मान हानि कहते हैं। वो मान हानि की परिभाषा में आती है। अब ये कोई एक ऐसा व्यक्ति है, इसके साथ जो है किसी भी तरह की ऐसी घटना हो गई। ठीक है, फिर इसको क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने इसको प्रकाशित कर दिया, लोगों को बता दिया, तो समाज जो इससे जो घृणा करने लगता है और इसकी प्रतिष्ठा वहां पे गिर जाती है। यही आपका मान होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मान हानि को परिभाषित किया गया है। अब प्रकाशित करता है या फिर लांछन लगाता है, इसका क्या मतलब है कि जैसे आपका ख्याति, ख्याति क्या होता है, ख्याति ही आपका जो क्या होता है, प्रतिष्ठा होती है। कहते नहीं कि आपकी जो ख्याति में उन्नति हो, प्रतिष्ठा में उन्नति, सम्मान में उन्नति हो। अगर जो सम्मान की अपहानि होती है तो वहां पे क्या होता है, आपका मान होता है। कोई भी चीज को अगर हम प्रकाशित करते हैं, किसी पे लांछन लगाते हैं तो क्या होता है, लांछन अगर जो लगाने का मतलब ही सिंपल सा है उसकी प्रतिष्ठा में हानि होना, और हानि वही आपका मान हानि है। तो यहाँ पे मान हानि की परिभाषा हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल दे के लिख सकते हैं कि किसने क्या बताया है। ठीक है, विनफील्ड की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, इसको धारा 399 में आपको बताया गया आईपीसी के। ठीक है, तो आपका जो टॉर्ट्स लॉ में क्वेश्चन बनता है कि मान हानि का क्या मतलब है और इसका जो है कितने जो है अंग होते हैं, तो वहां पे हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो मान हानि का क्या मतलब है ये हम आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो मान हानि जो है अगर सिंपल सा चीज देखा जाए तो मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना भी आपका मान हानि होता है। कोई भी व्यक्ति अगर जो खत्म हो गया है और उसके ऊपर अगर हम लांछन लगाते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को गंदा होता है तो उसको भी हम मान हानि की सीमा में लेते हैं। किसी कंपनी या फिर संगम या फिर व्यक्तियों के समूह के संबंध में उनकी हैसियत में कोई लांछन लगाना भी मान हानि की सीमा में आता है। ठीक है, अनुकल्प के रूप में या फिर व्यक्तिगत के रूप में अभिव्यक्ति लांछन लगाना, ये सारी चीजें जो मान हानि की कोट में आती है। मान हानि जो है
क्या मानहानि के कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद क्या है उनको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति है अगर जो उसके बारे में कोई भी सच्ची घटना है जिससे उसकी जो प्रतिष्ठा में लांछन लगता है, प्रतिष्ठा जो है गिरती है, तो अगर जो उसको हम वहाँ पे पब्लिकली जो है बताते हैं या फिर उसको छापते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वह मानहानि की चीज़ों में नहीं आता है अगर जो वो सच्ची घटना है। लोक सेवकों का जो है लोकाचरण होता है, ठीक है, वो भी मानहानि में नहीं आता। जैसे आपका नेचर है, आपका सील है, स्वभाव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो आपका आचरण होता तो वो भी मानहानि में नहीं आता। और न्यायालयों की जो कार्रवाई की रिपोर्ट जो होता है, न्यायालय की कार्रवाई का जो रिपोर्ट होता है, उसमें मान लो किसी को गलत बताया, किसी को सही बताया, जो जैसा होता है वहाँ पर न्यायालय की कार्रवाई के अकॉर्डिंग वैसे ही रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट का प्रकाशन होता है वो भी आपकी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। मानहानि आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है अपलेख, एक होता है अपवचन। तो अपलेख क्या मतलब होता है, कोई भी चीज का हम लिखित रूप में अगर जो वहां पे करते हैं स्थायी रूप में, तो आपका अपलेख होता है। अपवचन ये होता है केवल वाद के द्वारा, आपने केवल मुंह से बोल दिया, वो आपका जो है क्या हो गया, अपवचन हो गया। ये स्वतः अनुयोज्य नहीं होते हैं और ये आपका स्वतः अनुयोज्य होते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि मानहानि के आवश्यक तत्व की अगर बात करें तो क्या होता है। मानहानि ऐसी चीजों का होता है, शब्द कथन आपका हो सकता है, आपने कोई भी शब्द बोला हो, उसका प्रयोग वादी के जो है प्रति किया गया होना चाहिए, ठीक है। कोई भी शब्द आपने गलत बोला है, उसका प्रयोग वादी के प्रति होना चाहिए और वे प्रकाशित होने चाहिए। ये सारी चीजें मानहानि के तत्वों में आती हैं। अब जैसे मानहानि की बात करें तो मानहानि के लिए वाद कौन ला सकता है, मानहानि के लिए वो व्यक्ति जिसकी मानी हुई हो वो वाद ला सकता है, ठीक है, या फिर उसके मित्र के द्वारा वाद लाया जा सकता है। अगला आपका पॉइंट है शरीर के विरुद्ध जो आपका अपकृत्य होते हैं, ये आपका क्या होते हैं, ये आपका अगला पॉइंट है। ये आपका मानहानि का यहाँ पे जो पॉइंट है, जो हेडिंग है, जो टॉपिक था आपका, ये समाप्त होता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि शरीर के विरुद्ध अपकृत्य आपका क्या क्या होते हैं। तो शरीर के विरुद्ध अगर जो अपकृत्य की बात करते हैं तो आपका प्रहार होता है, हमला होता है, मिथ्या कारावास होता है और शरीर पर बल प्रयोग होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज है तो शरीर की बात की अगर जो बात की जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हम लोगों को बताया गया कि आर्टिकल 21 में आपको जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी मिली हुई है। संविधान के आर्टिकल 21 में इसका पूरा जो है उल्लेख किया गया है। उसके अकॉर्डिंग आपके जो है किसी भी जो है तरह से आपका जीवन नहीं छीना जा सकता। अगर जो आप इच्छा मृत्यु की भी मांग करते तो वहां पर भी आपको राष्ट्रपति जो है आपको 10 कारण पूछ के आपको जो उसको जो है पहली बात जो है अप्रूव नहीं करता है, दूसरी बात वहां पे अप्रूव अगर जो करता है तो वहां पे 50 आपके कारण होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इस भारत में मरना भी जो है आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता, क्योंकि इच्छा मृत्यु मरना भी आपका आर्टिकल 21 में है और आर्टिकल 21 आपका जो है उसका हानि नहीं हो सकती। मतलब अगर जो आप चाहते हो कि आप सुसाइड कर लें, लोगों को कर लेते हैं, लेकिन जो है करने का वो अलग बात है। अगर जो आप अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, इच्छा मृत्यु, तो इच्छा मृत्यु अगर जो आप मांगते हो, इच्छा मृत्यु आपको राष्ट्रपति से मांगना होता है और राष्ट्रपति जो है इच्छा मृत्यु की आपका जो है अप्रूवल बहुत ही कम चांसेस में करता है। अप्रूवल आपका ये कब करता है, जब आपका बिल्कुल मान लो ऐसा आपका कोई रोग हो गया हो, आपकी कोई शारीरिक ऐसी पीड़ा हो, ठीक है, आपको कोई मतलब ऐसा हो जैसे संक्रमण रोग हो गया हो, तब वहां पे इच्छा मृत्यु की चीजों को अप्रूव करता है। अगर जो आप अच्छे खासे हैं तो अगर जो आप इच्छा मृत्यु मांगते हैं तो वहां पे राष्ट्रपति अप्रूव नहीं करता है। तो हम लोगों को बताया गया कि आर्टिकल 21 है जिससे जो है क्या कर सकते हैं, इससे जो है हमारे शरीर की पूर्णतः आजादी है। अब पूर्णतः आजादी तो हमारे शरीर पे के विरुद्ध जो अपकृत्य होते हैं तो वो आर्टिकल 21 के अंदर में आते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 21 से बाहर हम कब उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे जो पास जो आजादी ना, तो आजादी के रूप के अगर बाहर देखा जाए तो शरीर के विरुद्ध अपकृत्य आपके होंगे, उनको हम यहाँ पे समझते हैं। प्रहार जो होता है, प्रहार क्या होता है इसको नंबर 1 पे समझते हैं। दैनिक जीवन में होने वाला यह एक अपराध है। अवैध बल प्रयोग मतलब आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति है जो आप चाहते नहीं है, वह जो है चाहते नहीं कि आपके ऊपर कोई बल प्रयोग हो, लेकिन वह बल प्रयोग करता है, अवैध बल प्रयोग करता है, उसे हम प्रहार कहते हैं, ठीक है। आपका जो बल प्रयोग होता है वो आशापूर्वक बल प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे जैसे यह एक पर्सन है, यह एक पर्सन है, ठीक है, ये ए नामक है, ये बी नामक है।
ए नामक जो है बी पर जो है कोई भी प्रहार करता है, लेकिन इसका प्रहार करने में आशय होता है, कोई ना कोई आशय यहाँ पे छुपा है, तो क्या होता है, ये आपका प्रहार होता है। ठीक है, और ये जो है बल प्रयोग करता है, अवैध बल प्रयोग, मतलब यहाँ पे बल नहीं इसको जो है लगाना चाहिए, मतलब मारना नहीं चाहिए, कोई प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रहार करता है तो आपका अवैध बल प्रयोग होता है। प्रहार और क्या होता है, किसी बिना किसी विधिक औचित्य के जानबूझकर किसी व्यक्ति के ऊपर शरीर पर जो है बल प्रयोग करना आपका प्रहार होता है। ये किसके अकॉर्डिंग, ये सामंत ने जो है इसकी परिभाषा दी थी। बल प्रयोग जो है प्रहार का आवश्यक तत्व होता है, बल प्रयोग प्रहार का आवश्यक तत्व होता है, और इसकी कोई सीमा नहीं होती कि आपके ऊपर कितना बल प्रयोग किया गया है। आपका बहुत कम मतलब जो है चोट भी आ सकती है, ज़्यादा चोट आ सकती है, चोट ना भी आती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक आवश्यक तत्व के रूप में होती हैं। ये आवश्यक भी नहीं है कि वहाँ पे क्षति आपको हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, सामंत कहते हैं कि इच्छा के विरुद्ध किस भी करना आपका प्रहार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका केस हुआ हर्टेस वर्क पिक्चर्स थिएटर्स लिमिटेड। इसमें बोला गया कि वादी ने क्या किया था, मूवी हॉल में टिकट लिया था और मूवी वो देख रहा था, लेकिन उसको जो है सीट से उठवाकर बाहर जो है भिजवा दिया गया, जो कि वहां पे बलपूर्वक हुआ था। तो इस चीज पे जो है इस केस में बोला गया कि ये हमारे ऊपर प्रहार हुआ है। ठीक है, प्रहार आपका क्या हो सकता है, प्रहार आपका ये हो सकता है कि आपसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया हो, आपको थप्पड़ मार दिया गया हो, बलपूर्वक आपके बाल भी अगर जो कोई काटता है तो वो भी आपका प्रहार के रूप में आता, पत्थर या फिर पानी फेंकना भी आपका प्रहार के रूप में आता। ठीक है, अगर जो मान लो आप अपने दोस्तों के साथ जाओ स्विमिंग पूल में और वो आपके ऊपर अगर जो पानी फेंक रहे हैं ना, तो वो भी आपका प्रहार के रूप में आता, आप उनके ऊपर केस जो है दायर करवा सकते हो। ठीक है, तो अगली बार से अगर जो स्विमिंग पूल वगैरह में जाना तो थोड़ा सोच समझ के पानी एक दूसरे के ऊपर डालना। ठीक है, अब जो देखते हैं कि बल प्रयोग जानबूझकर एवं बिना किसी विधिक औचित्य के किया जाना होता है तो वो क्या होता है। ये एक चीज आपका एक तत्व होता है किसका, प्रहार का। अब कुछ चीजों को समझते हैं कि प्रहार क्या नहीं होता है। बंदी को आवश्यकतानुसार उसको खाना खिलाना, उसके जीने के लिए, मान लीजिए कोई बंदी है वो खाना नहीं खा रहा है, अगर जो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो उसको जो है जबरदस्ती खाना खिलाना भी प्रहार नहीं माना जाएगा। विधिक अधिकार के अधीन बलपूर्वक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना प्रहार नहीं माना जाएगा। भीड़ में किसी व्यक्ति को सावधान करना, उसे थपथपाना या फिर झकझोरना भी प्रहार नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, अब हमारी बात प्रहार हो गई। अब अगली जो पॉइंट आपका है वो है आपका हमला। हमला क्या होता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 351 में हमला को बताया गया है। हमला या फिर आक्रमण, हमला और प्रहार में दो आपके अंतर होते हैं। इसको यहाँ पे प्रहार, ये आपका हमला। प्रहार में जो है अवैध बल प्रयोग होता है, बल प्रयोग, और यहाँ पे क्या होता है, बल प्रयोग की संभावना ठीक है, ये आपका हमला में होता है। शरीर के विरुद्ध कार्य दूसरा अपराध अपकृत्य जो होता है वो आपका हमला होता है। इसमें प्रहार नहीं होता है, लेकिन उसके हाव भाव से वो लगता है कि प्रहार करेगा, मारेगा। जैसे आपको कोई छड़ी दिखाए तो ऐसा लगता है कि वो मारेगा, मुक्का दिखाए तो ऐसा लगता है कि आपको मारेगा, मान लो कोई आपको गन दिखा रहा तो ऐसा लगता है ना कि वो आपको मारेगा। ठीक है, तो वो आपका एक हमला होता है। हमलावादी के मन में आशंका हो जाता है। हमला क्या होता है, वादी के मन में आशंका हो जाता है। ठीक है, तो उससे हम हमला कहते हैं, ये विनफील्ड ने बताया था। प्रहार करने का प्रयास शरीर को टच ना किया हो। ठीक है, किसी व्यक्ति ने प्रहार करने का प्रयास किया हो लेकिन शरीर को टच ना किया हो और ना ही हानि हुई हो ना ही क्षतिकारित हो, तो वो आपका हमला में आता है। ठीक है, अब इसके आवश्यक तत्व को समझते हैं। बल प्रयोग की धमकी एवं उसके आग्रसण में तैयारी हो। आपका हमला का क्या है, हमला में यह है कि किसी व्यक्ति ने बल प्रयोग की धमकी दी हो और उसकी तैयारी कर रहा हो। ठीक है, केवल शब्द मात्र से हमला नहीं हो जाता है। बल प्रयोग की युक्तायुक्त वहां पे आशंका हुई हो और धमकी क्रिया की जो क्रियान्वयन क्षमता हो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई 40 किलो का व्यक्ति है, ठीक है, वह 80 किलो व्यक्ति से कहता है कि हम आपको जो है मुक्का मार देंगे। ठीक है, तो वहां पे उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ये अगर इसको मारेगा तो वहां पे क्या नहीं हो पाएगा ना, तो ये सारी हर एक चीज क्षमता के अकॉर्डिंग उसकी चीजें होनी चाहिए। अगला आपका पॉइंट है मिथ्या कारावास।
मिथ्या का यहाँ पे मतलब झूठा नहीं है। मिथ्या का यहाँ पे मतलब झूठा नहीं है। शरीर के विरुद्ध कार्य किए जाने वाले अपकृत्यों में से मिथ्या कारावास भी एक अपकृत्य है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, यह मिथ्या का यहाँ पे अर्थ आपका झूठा नहीं, बल्कि यहाँ पे इसका अर्थ दोषपूर्ण, गलत या फिर अवैध से लिया गया है। मतलब आपको गलत, अवैध कारावास करवा दिया गया। ठीक है, ये चीजें किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के पूर्ण अवरोध लगा देना मिथ्या कारावास होता है, चाहे वह उसने अपकृत्य का समय जो है आपका वहां पे जेल में रहने का, कारावास में रहने का समय कितना भी कम क्यों ना हो। किसी व्यक्ति को किसी स्थान विशेष का छोड़ने से विरुद्धता रोकना मिथ्या कारावास। जैसे आपका मान लीजिए सिटी है कानपुर आपको छोड़ने से, आपको वहाँ पे कानपुर में केवल जेल में रखा जाए तो वहाँ पे आप विशेष स्थान वहाँ पे छोड़ देते ना, एक विशेष स्थान पे आप चले जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है। और किसी झूठे कारावास, झूठे चीज़ों में, तो वहाँ पे आपका मिथ्या कारावास होता है। अब देखते हैं इसका उपचार क्या है। मिथ्या कारावास के लिए आप वहाँ पे मान लीजिए आपका केस वहाँ फाइनल हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि आपको मिथ्या कारावास हुआ था, तो वहाँ पे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हो, आत्मरक्षा की मांग कर सकते हो। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपके जो है हितबंदी आपके होते हैं, वो आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है मजिस्ट्रेट के सामने फिर कोर्ट के सामने करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हुआ जो शरीर के विरुद्ध जो आपके चीजें हो उनको हम यहाँ पे समाप्त किए। तो आपके यहाँ पे 2 टॉपिक समाप्त हुए, तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा और जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।